हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं संकुलन प्रभाज्य की, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे संकुलन प्रभाज्य की तो बात होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि इकाई सेल की लंबाई और उसमें उपस्थित परमाणु की त्रिज्या में संबंध क्या है। ठीक है, जो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं संकुलन प्रभाज्य। देखिए, हमने यहाँ पे घनीय तंत्र की बात की, 3 घनीय तंत्र बताए थे, सिंपल, बीसीसी और एचसीसी। यहाँ पर सब में परमाणु की संख्या अलग अलग थी, सब में परमाणु की संख्या अलग अलग थी, तो उनके द्वारा घेरा गया आयतन भी अलग अलग होगा, है ना। उनके द्वारा घेरा गया आयतन भी अलग अलग होगा। तो संकुलन प्रभाज्य एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में है क्या? देखिए, किसी इकाई सेल का कुल आयतन, किसी इकाई सेल का कुल आयतन का वह प्रभाज्य जो उसमें उपस्थित परमाणु द्वारा घेरा गया हो, जो उसमें उपस्थित परमाणु द्वारा घेरा गया हो, वो क्या कहलाता है? संकुलन प्रभाज्य कहलाता है। ठीक है, तीन थे हमारे यहाँ पर, 3 सिस्टम थे। पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा एफसीसी और तीसरा बीसीसी। हम इसी ऑर्डर में उनको, उनका संकुलन प्रभाज्य यहाँ पे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले था मेरे पास क्या था? सरल घनीय। सरल घनीय था, सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल कैसी होती है? वह इकाई सेल जिसके केवल और केवल कोनों पर, कितने कोने होते हैं? 8, जिसके केवल और केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोनों पर उपस्थित होंगे। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये परमाणु ऐसे नहीं होते, ये परमाणु ऐसे नहीं होते। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई लाइन मान ली ए बी, है ना, तो जो होगा वो ए बी कैसे होगा? ये लाइन वो कुछ ऐसी होगी, वहां पे जो परमाणु होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, परमाणु होंगे कुछ इस तरह से होंगे, सटे हुए, मतलब एक दूसरे से, है ना। अगर हम माना, ठीक है, माना, देखिए गोला कह दो या परमाणु कह दो, और ध्यान दो ये स्फेरिकल होंगे, जस्ट बनाए हैं भाई। ठीक है, स्फेरिकल बनाए हैं, 2D पे तो ऐसे बनेगा, वर्त बनेगा 2D पे, तो गोला तो बनने का नहीं। गोला मतलब जैसे बोल। ठीक है, परमाणु ऐसे ही होते हैं। माना गोला मैं लिखूंगा यहाँ पर, या परमाणु लिखूं, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे मैं दोनों लिख रहा हूं। माना गोले, परमाणु लिख लो ब्रैकेट में, की त्रिज्या आर कह दो, स्मॉल आर कह दो, है ना। और माना जो मेरे पास है, घन है मेरे पास, इकाई सेल है मेरे पास, इसकी लंबाई में ए कह दू, स्मॉल ए, है ना, इसकी लंबाई में स्मॉल ए कह दूं। माना इकाई सेल की लंबाई, देखिए मैं सोच रहा था आपको पहले ड्राइव कर दूं फिर बाद में समझा दूंगा, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता, मतलब जल्दी हो जाता लेकिन वो अच्छा नहीं रहता। वहां पे जो छोटी छोटी बातें हैं वो मिस हो जाती है। इकाई सेल की लंबाई आपने ए मान ली, ठीक है। तो अब प्रति इकाई सेल, घनीय तंत्र की बात कर रहे हैं हम, प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भाई सिखाई थी लास्ट वीडियो में, कैसे निकालते हैं? पहले कोने गिन लो, मतलब कहाँ कहाँ है पहले भी गिन लो। ठीक है, देखो कोनों पे है ना, और तो कहीं नहीं है, तो कोने गिनने, कितने कोने हैं मेरे पास? 8, है ना। कितने की शेडिंग हुई? कोनों पे कितनी शेडिंग होती है? 1/8 की, तो 8 आ गया ना, वो सॉरी 1 आ गया ना। तो कुल परमाणु की संख्या में कितनी है? 1 है ना। एक बात और बताओ, आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है? आपको पता है गोले का आयतन? बहुत सिंपल है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा सुनो, कितने गोले का आयतन है? एक गोले का आयतन है ना। अगर 2 गोले का आयतन हम, मैं आपसे कहूं यहाँ पे, तो आप इतना ही और जोड़ देंगे यहाँ पे बराबर में, इसके प्लस कर दोगे,
या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो बात यही होगी ना। तो एक गोले का आयतन कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, जो मेरे पास क्यूब है इसका कुल आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी, a, ऊंचाई कितनी है इसकी a, चौड़ाई कितनी है इसकी a, तो a गुणा a, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा ना। इकाई सेल का कुल आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब भाई, a गुणा a। ठीक है ना, यही तो है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक बात और देखिएगा आप, यहाँ पर इकाई सेल की लंबाई और त्रिज्या में संबंध क्या है। देखो यहाँ पे देखो जरा, त्रिज्या आर होगी गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी आर होगी गोले की, और ए बी की लंबाई कितनी है, ए है ना, ए बी की लंबाई कितनी है, ए है ना, ध्यान दो। तो मेरे पास ए बराबर क्या आएगा, आर प्लस आर हो जाएगा ना, या फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ए क्या हो जाएगा आपका 2r, ये तो हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, मेरे पास जो संकुलन प्रभाज है, जो मेरे पास संकुलन प्रभाज है उसकी परिभाषा क्या कहती है, इकाई सेल का कुल आयतन जो उसके परमाणु द्वारा, उसमें उपस्थित परमाणु द्वारा घेरा गया हो, है ना। सॉरी मैं गलत बोल गया, ये था कि इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रभाज जो उसमें उपस्थित परमाणु द्वारा घेरा गया हो। ध्यान दो, अगर मुझे यहाँ पर संकुलन प्रभाज निकालना हो तो कैसे निकाल लूंगा, संकुलन प्रभाज अगर निकालना हो मुझे यहाँ पे तो मैं कैसे निकाल लूंगा, ध्यान दो, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक है, मैं देख लूँ एक बार के फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन बटे कुल आयतन। ठीक है, कितने परमाणु है यहाँ पे, मेरे पास फिलहाल एक परमाणु है, तो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कुल आयतन मेरे पास कितना है, a क्यूब। ठीक, कुल आयतन मेरे पास कितना है, a क्यूब। देखो जो इसका बचा हुआ हिस्सा है हम आगे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दो जरा, 4/3 पाई आर क्यूब है मेरे पास यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितनी होता है 3.14 आर क्यूब अपॉन, देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2r, और ए क्यूब है मेरे पास, जब मेरे पास ए क्यूब है, देखो ए की वैल्यू कितने मेरे पास 2r, जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई, 2 × 2 × 2 है ना, और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे इससे आर 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। ध्यान दो, इनकी सभी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो आएगा वो आएगा मेरे पास 0.523, 0.523। या फिर अगर आपको ये चीज परसेंटेज में चाहिए, ये चीज आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.523 इंटू 100, तो ये चीज आएगी आपके पास परसेंटेज में, आंसर होगा आपका। साधारण घनीय के लिए संकुलन प्रभाज है वो क्या होगा 52.3%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंपल क्यूबिक रिलेशन क्या होता है इकाई सेल में और परमाणु की त्रिज्या में, a = 2r। यहाँ पे क्या है, इकाई सेल की लंबाई है, और यहाँ पे r क्या है, गोले या परमाणु की त्रिज्या है। इसके बाद बात करें संकुलन प्रभाज की एफसीसी में, इसमें संकुलन प्रभाज देखें क्या होता है, ध्यान दो, सबसे पहले इकाई सेल बना लो और पता करो इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ होते हैं। देखो
एफसीसी में कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो यहाँ पर होते हैं, हमने कहा ना हम समझाने के लिए लिखते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, बस एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस पर भी होते हैं, हर एक फेस पर होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, एक इस वाली दीवार पर होंगे, एक पीछे वाली दीवार पर होंगे, है ना। लेकिन फिलहाल एक दिखा रहा हूँ यहाँ पर, फिलहाल एक दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, हम इसको नाम देते हैं ए, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम बी, इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। नाम दे दिया। हम मान लेंगे, माना इकाई सेल की लंबाई, देखो ये बार बार मैं चाह नहीं रहा लिखूं, ठीक है। चलो हम अगली बार जो करेंगे ना बॉडी सेंटर्ड वाली, उसमें नहीं लिखेंगे। इकाई सेल की लंबाई बराबर ये मान लेते हैं हम, ठीक है। गोले की त्रिज्या, गोले या परमाणु की त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम? यहाँ भी आर कह देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ए और आर के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस वाले परमाणु से होते हुए, है ना। एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस परमाणु से होते हुए, तो मेरे पास एक समकोण बनता है। कौन कौन सा? ए, बी और सी, ठीक है। राइट एंगल बन जाता है मेरे पास, ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ए बी सी, ठीक है। ये कितने का कोण होगा भाई? देखो अगर आपके सामने क्यूब है और आप देख रहे हो, रूम का एग्जांपल ले लो ना, देखो रूम का एग्जांपल ले लो, ये वाला, ये वाली दीवार पीछे वाली मान लो, और ये वाली जो दीवार है ये इधर वाली है, ठीक है। अब मेरे पास उस कोने में कितने का एंगल है भाई? 90 का एंगल है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे इस तरीके से है ना, तो ये वाला जो एंगल है मेरे पास वो 90 का होगा ना, जो बी है मेरे पास वो 90 का एंगल है ना। तो 90 के एंगल वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? कर्ण होगी। वो क्या होगी? कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो कर्ण है, ठीक है। ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं हम, वो क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर, है ना। दो, देखो सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर, आधार मान लो या किसी किसी को भी यहाँ पे बी या सी को या ए बी को, ठीक है, या लंब मान लो, है ना, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। क्योंकि ए बी और बी सी बराबर है, इनमें से आप किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो, ठीक है। लेकिन जो ए सी है आपकी वो कर्ण है ना। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे कर्ण है क्या? मुझे पता कर्ण नहीं पता ना, कर्ण मुझे यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ पे ए बी पता? ये क्या है मेरे पास? आधार या लंब कुछ भी है, पता ना, क्या पता? ध्यान दो, माना इकाई सैली की लंबाई कितनी मान रखी है हमने? ए मान रखी है ना। इकाई सैली की लंबाई हमने कितनी मान रखी? ए मान रखी। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी? ए बी की, वो ए है, ए का स्क्वायर। जब मेरे पास ये ए है तो बी सी भी तो ए है, तो इसका भी स्क्वायर करो, जोड़ दो दोनों को, क्या मिलेगा मेरे पास? 2a² मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है? 2a² मिल रहा है मुझे, ठीक है। ध्यान दो, ac², दोनों तरफ का अंडर रूट ले लो। दोनों तरफ का अंडर रूट जब हम लेंगे तो ac मेरे पास क्या हो जाएगा? ac मेरे पास हो जाएगा, देखो a पे तो स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 पे तो स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। तो मेरे पास ac क्या आ गया? a√2। मेरे पास ac क्या आ गया? a√2। यहाँ पे r का जिक्र तो नहीं आया ना भाई अभी, यहाँ पे r का जिक्र नहीं आया अभी। देखो बात समझिए जरा, देखो मेरे पास AC है ना कुछ इस तरीके से है, एक गोला बीच में है, एक गोला यहाँ पे C पे है और एक गोला यहाँ पर A पर है। देखो छोटे बड़े नहीं है, मैं छोटे बड़े में से बन जाते हैं, लेकिन छोटे बड़े यहाँ पे ये नहीं है गोले। यहाँ से लंबाई कितनी है यहाँ तक की? R, त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R, AC। तो मुझे बताओ AC की लंबाई कितनी हो जाएगी? R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब 4R। तो यहाँ पे AC की लंबाई कितनी है? 4R, है ना। AC की लंबाई कितनी है? 4R इज इक्वल टू a√2, या फिर a इज इक्वल टू 4R अपॉन
√2, है ना। कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, देखिए मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, 4r = a√2, है ना, क्योंकि ये रिलेशन आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। आपसे क्या करेगा वो कि एफसीसी के लिए वो आर दे देगा, त्रिज्या दे देगा, इकाई सही की लंबाई पूछ लेगा। ठीक है, एफसीसी के लिए वो क्या करेगा, ए मतलब इकाई सही की लंबाई दे देगा, परमाणु की त्रिज्या पूछ लेगा आर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है कंपटीशन में। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, और आपके जो यूपी बोर्ड के लिए उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये कोई भी हिंदी बोर्ड के लिए ध्यान दो। ये आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a = √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 2 हो जाएगा पूरा, है ना, 4r√2, 2 हो जाएगा पूरा, 2 2 4, तो a = 2r√2, ये भी ठीक है, a = 2r√2, ये भी ठीक है, या फिर r = a अपॉन, है ना, ये भी तो लिख सकते हैं कभी कभी, r = a अपॉन 2√2। एक मिनट रुको जरा, मैं देख लूँ जरा यहाँ पे ये कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दिखाई दे जाएगा, कितना दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं है, हमारा पर्पस तो जो मेन है फिलहाल तो संकुलन प्रभाज निकालना है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वाली, आप इसको नोट डाउन पक्का करिएगा। ठीक है, ए और आर में संबंध आ गया, उसके बाद जो है आपका परमाणुओं की संख्या, इकाई सेल में, कौन सी इकाई सेल है, एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। देखो कहाँ कहाँ है, 6 फेस पे, मैंने देखो एक ही दिखा रखा डायग्राम में यहाँ पे, लेकिन 6 फेस है, 6 के 6 फेस पे है। कितनी फेस है, 6, कितनी खिलिंग होती है फेस पे, आधे की, कॉर्नर पे भी तो है, कितने कॉर्नर है, 8, कितनी खिलिंग होती है, 1/8 के, देखो 2 3 6 और 1 ही कम 8 ही कम 8, तो 3 और 1 क्या बन गया मेरे पास, 4 आ गया। तो परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। देखिएगा अब मुझे यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे करना है कि घेरा गया आयतन कितना होगा, ध्यान दो। मेरे पास जो गोले का आयतन था वो कितना था, 4/3 πr³। ठीक है, वो क्या था मेरे पास, 1 के लिए था। यहाँ पे कितने परमाणु है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, कितना होगा, ध्यान दो, 4 गुणा गोले का आयतन 4/3 πr³, सबको पता है ना। ठीक है, अब संकुलन प्रभाजन निकाल ले, क्यों, कुल आयतन तो पता है ना आपको, कुल आयतन कितना है, कुल आयतन भी लिख लो, कुल आयतन कितना है, कुल आयतन तो पता होना चाहिए, कुल आयतन कितना है, a³, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, a³, तो कुल आयतन कितना है आपका, a³। संकुलन प्रभाज निकाल लेंगे, संकुलन प्रभाज निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, ध्यान दो, 4 परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन, ध्यान दो, 4 परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है मेरे पास, 4/3, 4 की मल्टीप्लाई भी तो करो इसमें, हाँ सारा ही खराब हो गया, 4 गुणा 4/3 πr³ अपॉन कुल आयतन मेरे पास कितना है, a की पावर 3। ध्यान दो, अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, देखो मैं a की वैल्यू ले लूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा ना, मैं a की वैल्यू ये ले लूंगा, है ना, मैं a की वैल्यू ले लूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, a³ है मेरे पास, ध्यान दो, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, r³ अपॉन, अगर रूट को मैं 3 बार लिखूंगा, ध्यान दो, हाँ तो चलो मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ पे, पहले हम कैलकुलेट बाद में कर लेंगे, वीडियो पॉज करके, 16/3, 4 चौक 16/3,
पाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3.14 आर क्यूब अपॉन, ध्यान दो, ए क्यूब 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2, इसकी पावर 3 है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16/3 3.14 आर क्यूब अपॉन, ध्यान दो 16 चौका 64, भाई यहाँ पे 4 की पावर 3 होगी ना, तो 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, अपॉन आर क्यूब रख लो, अपॉन देखो √2 है, अगर √2 को हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये तो 2 हो जाएगा, अकेला बचेगा तो ये 2√2 आएगा, ये 2√2 आएगा। देखो मुझे टाइम लगेगा इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में, ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके इसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ध्यान दो, जो था मेरे पास वो 74 आया है, 74.01 आया है, 74.01 आया है, तो हम लगभग लगभग, मतलब परसेंटेज में बताइए, मैंने आपको बात दी है, तो लगभग लगभग 74 लिखेंगे हम यहाँ पे। कितना आया मेरे पास 0.74, ध्यान दो, मैंने परसेंटेज में लिखा भी, बताया परसेंटेज में, लेकिन लिखा नहीं भी। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा मेरे पास क्या आएगा 74%। ये मेरे पास संकुलन प्रभाज है, किसका, किसके लिए, एफसीसी के लिए, ठीक है। एक समरी देख लेते हैं इसकी फटाफट से। हमने पहले क्या किया, यूनिट सेल बनाई, यूनिट सेल में हमने क्या किया, रिलेशन ले लिया ए और आर के बीच में, वो कैसे लिए, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। उसमें क्या है मेरे पास, सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई, स्क्वायर की लंबाई है, वो दो छोटी भुजा की स्क्वायर के प्लस होगी, ठीक है। फिर मेरे पास मैंने अंडर रूट लिया यहाँ पे, ए और ए को जोड़ करके a√2 आ गया मेरे पास यहाँ पे। फिर मैंने एसी की जो लंबाई है वो निकाल ली, वो कितनी आई मेरे पास 4r, कैसे आई आपको पता है, ध्यान दो, 4r इक्वल टू a√2 आ गया। देखो ओरिजिनल ओरिजिनल जो रिलेशन है वो तो यही है, आप ऐसे याद कर लो। फिर मैंने 2-3 रिलेशन और दिया आपको, ऐसे कि a इक्वल टू 4r अपॉन √2, यहाँ मैंने √2 से पॉइंट से मल्टीप्लाई कर ली, तो मेरे पास यहाँ पे √2 जगह तो रह गया, और ये हो गया 2, 2 दूनी 4 कर लिया मैंने, तो कितना आ गया मेरे पास 2r√2। कोई बात नहीं, हमने r बराबर लिख लिया, r बराबर क्या था, एक नीचे में 2√2 ले गया। आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा, फोर्स नहीं कर रहा आपको, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो एफसीसी में परमाणु की संख्या थी वो निकाल ली, और आपको पता होगी पहले से ही, ठीक है। फिर क्या किया हमने, 4 परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना था वो, भाई मेरे पास एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो, 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोले का आयतन। अब 4 द्वारा घेरा गया कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया। कुल आयतन मेरे पास कितना था क्यूब का, वो तो एक क्यूब ही होता है हमेशा, आगे वाले में भी एक क्यूब ही होगा। संकुलन प्रभाज निकाल लिया, कैसे निकलता है, जितने परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है बटे कुल आयतन है, बस। फिर कैलकुलेशन किया हमने, सब पता है आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंतः केंद्रित। देखिए थर्ड नंबर की देखते हैं, जो कि आपकी अंतः केंद्रित इकाई शैली, इसको हम काय केंद्रित इकाई शैली बोलते हैं, या फिर बॉडी सेंटर, तो हमें पता ही है, ठीक है। देखो कैसी होती है ये, देखो सबको पता होगी कैसी होती है, कोनों पर होंगे इसके पार्टिकल्स, है ना, और कहाँ होंगे, एक कहाँ होगा, एक बीच में होगा इसका, ठीक है, एक बीच में होगा बॉडी के, बॉडी मतलब यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब के बीच में होगा एक, ध्यान दो, कोनों पर होंगे और एक बीच में होगा। मैंने क्या क्या, एक लाइन खींची होती हुई, है ना, इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया बी, थोड़ा पहले जैसे ही करेंगे, इसको नाम दिया डी। अब आप एक नजर जो है एफसीसी में डालोगे तो, ठीक है, तो वहां पे विकर्ण संबंध निकलता है, वहां पे एसी की वैल्यू निकलती है, ठीक है। अगर आप एक नजर डालोगे एफसीसी वाले डेरिवेशन पर, एफसीसी वाले संकुलन प्रभाज पर, तो वहां आपको निकलता है एक विकर्ण संबंध एसी, है ना, विकर्ण संबंध मतलब ये वाला एसी कितना निकला था वहां पे a√2, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, इसके बिना डेरिवेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। चलिए
ठीक है, हमें एसी की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखो ध्यान दो, मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा ए सी डी, वो बनेगा ए सी डी। देखो तो ये वाली लाइन है ना, और ये वाली लाइन है। अब मैं यहाँ पे देखो, जहाँ पंखा लटकता है, अगर एक लाइन वहां से खींचूं, उसके बीच से होते हुए खींचूं, तो वो विकर्ण संबंध होगी। ठीक है, अब वहां से ये लाइन आ रही है, मतलब अगर मैं देखूं ये वाली पीछे पीछे से लाइन ये आ रही है उस कोने तक, ठीक है, और उस कोने से कहाँ जा रही है ये, इस कोने तक, तो ये ट्रायंगल अलग बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये तो बना ए सी और डी, ये मतलब अलग अलग निकाल लिया, ट्रायंगल बन गया ये। मैं जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इस बार मैं इसमें ही अप्लाई करूंगा, मैं इसमें लगाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये तो आपको पीछे से देखना पड़ेगा, एफसी से, एफसीसी जो थर्ड एलिवेशन वहां से देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो मैं इस बार ये बात बिल्कुल नहीं लिख रहा कि परमाणु की त्रिज्या आर होगी और गोले परमाणु की त्रिज्या आर होगी और जो इकाई सली की लंबाई है वो ए होगी, मैं ये बातें इस बार नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में है ना, इन ट्राइंगल ए सी डी मेरे पास यहाँ पे कर्ण क्या होगी भाई, राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। तो कर्ण मेरे पास यहाँ पे एडी होगी, दिखाई हुई सबसे लंबी भुजा है, तो मेरे पास यहाँ पे एडी का स्क्वायर क्या होगा, एडी का स्क्वायर होगा मेरे पास यहाँ पे एसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ध्यान दो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास सी डी की लंबाई क्या है भाई, सी डी तो इकाई शैली की लंबाई है, ए है ना, ये तो सी डी तो इकाई शैली की लंबाई है, वो तो ए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर। लेकिन एसी क्या है, ध्यान दो, एसी तो विकर्ण है, फलक पर डाला गया विकर्ण है एसी, तो एसी की लंबाई मेरे पास क्या है, ए रूट टू, एसी की लंबाई मेरे पास क्या है, ए रूट टू, मतलब कि भाई दो पे अंडर रूट है, ठीक है, इसका अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो टू ए स्क्वायर बच जाएगा वो, और ए स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी प्लस लगना था यहाँ पे, तो थ्री ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, थ्री ए स्क्वायर आएगा। ध्यान दो, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर मैं ए डी से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, ए डी इज इक्वल टू ए रूट, ए तो ए पे तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए रूट थ्री, ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए रूट थ्री आ जाएगा। ध्यान दो, हमने यहाँ पे पहले क्या निकाला था, ए सी निकाला था, ए सी मेरे पास फोर आर आया था, इस बार हम यहाँ पे ए डी निकल लेंगे। देखिए लाइन कैसे आ रही है, लाइन ऐसे आ रही है ए डी, है ना, तो मेरे पास एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, और एक मेरे पास यहाँ पे है, एक गोला मेरे पास यहाँ पे। ध्यान दो, लंबाई क्या होगी, त्रिज्या हमने आर मान रखी, आर होगी, त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी, त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी, त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी, तो आर 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 और आर, चार आर जुड़ जाएंगे, क्या होगी, एडी की लंबाई फोर आर होगी, नहीं होगी, तो मेरे पास यहाँ पे एडी क्या है, फोर आर इज इक्वल टू ए रूट थ्री। ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल होंगे कि बीसीसी के लिए आर दे दिया ए पूछ लिया, बीसीसी के लिए ए दे दिया आर पूछ लिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकाल लो। देखो मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये वाला फॉर्मूला याद किया हुआ है, ये याद करना ज्यादा आसान है कि एफसीसी के लिए क्या होता है, फोर आर ए रूट टू, बीसीसी के लिए क्या होता है, फोर आर ए रूट थ्री, सिंपल। ठीक है, अब वो बटे में जब आ जाता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो बीसीसी के लिए है एफसीसी के लिए है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या कर लेंगे, फोर आर इक्वल टू ए रूट थ्री। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, ठीक है, क्योंकि याद, जो याद आपके है वो चीजें काम आएगी। अगर आप कंपटीशन में या पेपर में बैठते हो तो आपकी याद कई भी चीजें काम आएगी। खैर कोई बात नहीं, इसको पूरा करते हैं, इतना काम हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं परमाणु की संख्या, प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या। देखो बीसीसी में कितनी होती है, दो होती है, कैसे होती है, एक तो कॉर्नर पे है इसके, ठीक है, और एक इसके बॉडी में है, तो एक और एक कितनी होगी, आर टी का मान एक और एक दो हो जाएगी। ठीक है, परमाणु की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, तो दो परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना होगा, तो दो
परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन वो कितना होता है, ध्यान दो, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई तो करनी बस, है ना, 2 की मल्टीप्लाई तो करनी बस, तो 2 परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कुल इतना होगा। ठीक है, कुल आयतन कितना होता है सबको पता है, ये तो हम लिख ही रहे। कुल आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यूब की बात कर रहे हैं तो कुल आयतन तो मैंने कहा था क्यूब का a⁴ ही होगा। ठीक है, संकुलन प्रभाज निकालते हैं। संकुलन प्रभाज कैसे निकालते हैं भाई, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान दो क्या होता है इसका फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, परमाणुओं 1 2 4 जितने भी है परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन वो कितना होता है मेरे पास, कितना है मेरे पास, परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दो कुल आयतन, कुल आयतन मेरे पास कितना है, एक ही क्यूब, 2 चौक 8, 8/3 पाई की वैल्यू 3.14 आर क्यूब अपॉन, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे, ध्यान दो 4r, 4r अपॉन √3 इसका क्यूब। ध्यान दो 8/3 3.14 आर क्यूब अपॉन, देखो 4 की क्यूब करो, 4 चौक 16 चौका 64, ध्यान दो अंडर रूट की क्यूब करो कितना आएगा, 3√3 आ जाएगा। देखो अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.372। ठीक है, इन सभी की वैल्यू रखने के बाद, इन सभी वैल्यू करने के बाद जो मेरे पास आता है, यहाँ आर क्यूब भी लिखो ना, आर क्यूब भी आया तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और इन सभी कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास 0.68 या फिर 68%, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे ना 100 से तो बात परसेंटेज में आ जाएगी मेरे पास 68%। ध्यान दो ये संकुलन प्रभाज हो गया, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो रिलेशन है आपका आर में और ए में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो मुझको जरा कमेंट कर सकते हो आप। दूसरा एक बात और, न्यूमेरिकल यहाँ पे पक्का होंगे, न्यूमेरिकल तो कोई नहीं बचने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो डेंसिटी की होगी, वहां पे जो डेंसिटी वाले क्वेश्चन है हम वो भी कराएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास ये वाला, रो इज इक्वल टू ZM अपॉन, ये वाला फॉर्मूला आता है, ये रो है भाई बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन Na a⁴3, इसका डेरिवेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना रखेंगे।